गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चैप्टर नंबर 11 एक यात्रा यह भी, इसका हमने जो ऊपर का भाग है वो हमने पढ़ लिया था और आपको शॉर्ट में मैंने स्टोरी भी बता दी थी। पहले लेक्चर में मैंने बोला था हम अगले लेक्चर में नया पार्ट शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं कि मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ, मतलब कि मुझे यात्रा बहुत पसंद नहीं है। ऐसा कौन बोलता है? लेखक। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। अब जब यात्रा के लिए नए शहर में हम जाते हैं तो हमें डर लगता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोग मिलेंगे। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अंट संट किराया मांगने वाले ऑटो वालों से। कोई नए स्थल पे हम जाते हैं तो वहाँ के ऑटो वाले हैं वो अपने मोंग भाव दाम मानते हैं, बोलते हैं इतने पैसे हो गए, इतने पैसे हो गए, जैसे कि हम वहाँ के नए हो। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे यह चिंता भी बनी होती है। अब नया शहर है तो उसमें नए नए लोग मिलेंगे तो ये भी चिंता एक रहती है। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। अब एक डॉक्टर से मिलना था तो उसको ग्वालियर जाना पड़ा। पत्नी साथ थी, उसके साथ उतनी उसकी पत्नी थी, इसलिए अस्तव्यस्ती बनी हुई थी, मतलब कि थोड़ी प्रॉब्लम थी। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। जैसे लेखक और उसकी पत्नी स्टेशन पर उतरे और ऑटो वाले उसके पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे, मतलब हम किसी भी ऑटो वाला को आंसर नहीं दिया और आगे बढ़ते गए। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। एक नवयुवक था, ऑटो वाला उसके साथ चलने लगा। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई। हम कुछ बोले बिना ही आगे बढ़ रहे थे, तब उसकी आवाज़ सुनाई दी, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही ना, और कोई ऑटो करेंगे ही तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं? आपको आगे जाना ही है, आप ऑटो भी करने ही वाले हो, तो मेरे ऑटो में क्यों नहीं? उसकी जिद और आवाज़ में कुछ एक ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। मतलब कि उसकी आवाज़ में कुछ बात थी जिसकी वजह से मैंने उसको स्वीकृति दे दी, मतलब मैं उसकी ऑटो में जाने के लिए तैयार हो गया। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। अब पूरे रास्ते में उसने प्रेम भरी बातें की और डॉक्टर के वहाँ उसको पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉलबेल बजाई। अब हमने जो एड्रेस दिया था उसमें उसको हमको पहुँचा दिया। बाद में हम उसे पैसा देकर हम तो डॉक्टर के घर चले गए। ज्ञाता हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी। अब उस घर पे हमने डोरबेल बजाई तो पता चला कि डॉक्टर ने अपनी क्लिनिक की जो स्थल है वो चेंज कर दिया है, पता दूसरी जगह कर दिया है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतज़ार कर रहा था। अब ऑटो वाले को हम बोल के नहीं गए थे कि तुम हमारा इंतज़ार करना, फिर भी वो ऑटो वाला हमारा इंतज़ार कर रहा था। हमें नई जगह पहुंचा दिया, जहाँ नया एड्रेस दिया था वहाँ भी उसको पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दूँ? लेखक ने उसे पूछा कितने पैसे चाहिए बेटा? बाबूजी बोले जो इच्छा हो दीजिए। मतलब रिक्शा ऑटो वाले ने बोला बाबूजी आप जो देंगे वो चलेगा। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अरितिक हो गया ना, जैसे डॉक्टर के घर से इतना हुआ तो उसका किराया तो आपने दे दिया है। उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? ऑटो वाले ने फिर पूछा बाबूजी यहाँ से आपको किधर जाना है? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। अब लेखक ने उसको क्या बोला कि मुझे होटल में जाना है, उसका नाम बताया, लेकिन फिर उसको बोल दिया कि तुम जाओ क्योंकि हमें यहाँ पे देर लगेगी। वह कुछ बोला ही नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वहीं खड़ा था। अब 1 घंटे के बाद डॉक्टर के पास से वो बाहर निकले तो भी वो ऑटो वाला था वो वहीं खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है, मतलब कि ये दूसरे ऑटो वाले जैसा नहीं है। वह हमारे भीतर घर करता गया, मतलब कि हमारे साथ मिल गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा फिर कब आऊँ? अब हमको होटल में उसको उतारा तो बाद में उसको बोला अब फिर कब आऊँ? तो मैंने पूछा यानी? तो उसने बोला कि यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना, आपको कहीं घूमने नहीं जाना है? आपको जहाँ जाना होगा ले जा लूँगा। वैसे यहाँ कब तक है आप? कितने दिन रुकने वाले हैं? तो लेखक ने बोला
कल शताब्दी से लौटेंगे, कल चले जाएंगे। तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊँ? आपको ये शहर दिखाना है तो कब आऊँ आपको लेने? तो लेखक ने बोला, भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। मतलब आज तो हम थक गए हैं, आज हम कहीं नहीं जाएंगे, आज आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। उसने अपना फ़ोन नंबर दिया और बोला कि आपको जहाँ जाना हो तब मुझे बुला लेना। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। लेखक ने उसे पूछा कि तुमने अपना नाम तो बताओ। वो लड़का बोलता है मोहन। तो लेखक बोलते, मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। जो घूमने की जगह थी वो उसने दिखाई। मुझे बाबूजी और मेरी पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता था। मुझे बापूजी बुलाता था और मेरी बीबी थी उसको अम्मा बुलाता था। घूम घुमा कर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। अब घूम कर आए तो होटल में उसको भी अपने साथ ले गए और बोला कि साथ में चाय पीते हैं। वह बहुत संकोच के साथ आया, मतलब पहले तो आने का नहीं किया और बाद में आया। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई, मतलब कि अपने घर की बातें शुरू हुई। पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर में के हो? तुम यहाँ के ही हो? ऑटो वाला बोलता है, नहीं अम्मा, मैं मूलत आगरा का हूँ, मैं तो आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया है, मतलब कि कुछ दर्द है उसकी आवाज़ में, इसलिए चुप रहे। लेकिन वह स्वयं बोलने लगा, आगरा में अपना घर है, मेरा घर आगरा में है। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे, मर गए थे। भाई ने मेरी परवरिश की, भाई ने मुझे बड़ा किया। भाई वकील है, मेरा भाई है वो वकील है। मैं भी बीए पास हूँ। कोई नौकरी खोज रहा था कि उसने इतना ही बोला कि मैं भी बीए पास हूँ, कॉलेज पास हूँ और कोई नौकरी ढूंढ रहा था। और फिर एक चुप्पी सी छा गई, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है, मतलब कुछ हुआ है। उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया, मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, मतलब नौकरी ढूंढ रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई, मतलब मैं पहचान वाली लड़की थी, वो मिल गई। बदमाश सी धिधियाती हुई बोली, मतलब कि वो थोड़ी घबराई हुई थी। बोला, मोहन मुझे बचा लो। तो मैंने बोला, क्यों, क्या हुआ? तो लड़की बोलती है, मेरे माँ बाप एक अधेड़ के हाथ मुझे बेच रहे हैं, मतलब कि बड़े उम्र के आदमी है, उसके पास मुझे बेच रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किसी उस खुसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी, मतलब उसके साथ मैं शादी नहीं करूंगी जो मुझसे साल में भी बड़ा है और घुसट है। मैं बहुत असमझ में पड़ गया, क्या करूँ वो समझ में नहीं आ रहा था। क्या करूँ, कर भी क्या सकता हूँ। मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए, तो पुलिस स्टेशन ले गया। वहाँ उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। जो थानेदार था पुलिस, वो उसको पूरी बात बताई। वे कुछ देर सोचते रहे और कि क्या किया जा सकता है। थोड़ी देर उसने सोचा, बाद में वो सोच रहे थे क्या किया जाए। तब थानेदार साहब ने बोले, इसकी एफआईआर लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता हूँ, लेकिन फ़िलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। अभी एफआईआर लिख दूँ और उसके माँ बाप को जेल में बंद कर देता हूँ, लेकिन फ़िलहाल तो ये बात की चिंता है कि ये लड़की का आखिर मैं क्या करूँ। एक छोटी सी चुप्पी के बाद एकाएक बोले, तुम्हारी शादी हो गई है? थानेदार ने पूछा मोहन से कि तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने न में सिर हिलाया, मतलब मैंने मना किया। तो बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते, तुम इससे शादी कर लो। मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया, मतलब कि कभी सोचा नहीं था, ऐसा कुछ बोल दिया तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गया। किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है, ये तो अच्छा है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए, लड़की को तो पूछ लीजिए। थानेदार ने उससे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया, मतलब उसने भी हाँ बोल दिया। लेकिन क्या मोहन? बाबूजी, लेकिन यह भी भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती रही, मतलब मेरी जो भाई की भाभी है, मतलब भाई की पत्नी है मेरी भाभी, वो अपनी बहन से मेरी शादी करवाना चाहती है। बात तय हो चुकी है, मतलब बात भी हो चुकी है। तो थानेदार बोले, तो फिर मोहन बोला, बाबूजी मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, उसे तो कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता है, वहाँ कोई संकट नहीं है, मतलब वहाँ कोई प्रॉब्लम
नहीं है, लेकिन इस लड़की की तो ज़िंदगी खतरे में है। ये लड़की थी, अगर मैं शादी नहीं किया तो ये लड़की की ज़िंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी है, सबसे अहम बात यह कि वह संकट में है। मैं इसको जानता भी हूँ, वो सुंदर भी है और ये प्रॉब्लम में है। इसके विवाह करने का प्रतिकार भी होगा और मानवीय भी, मतलब मैं इसे शादी कर सकता हूँ। लेकिन थानेदार बोला, फिर लेकिन? मोहन बोलता है, हाँ, अब समस्या यही है कि विवाह एकदम तो नहीं हो जाएगा, तुरंत तो नहीं होगा। यदि लड़की घर गई तो फिर बेच दिए जाने का संकट, कि फिर उसको बेच दिया तो मैं साथ ले जाऊँ तो भैया भाभी नाराज होंगे कि इसके माँ बाप के मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे, या तो इसके माँ बाप है वो मेरे पे केस करेंगे, भाई भाभी भी मुझसे नाराज हो गए। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रख देता हूँ, जहाँ नारी की सलामती होती है, वहाँ मैं उसको रखवा देता हूँ। लड़की से माँ बाप से खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख लेता हूँ, और लड़की ने अपने माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखी है वैसा भी बयान लिख देता हूँ। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे शादी करवा दी। 15 दिन के बाद उसकी शादी हो गई मोहन की। मैंने कहा, मोहन, ऐसे थानेदार कहाँ होते, ये तो बहुत अच्छा है। मुझे तो इस घटना पर विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसा लेखक बोल रहे थे। लगता है कथा सुन रहा हूँ, जैसे कोई स्टोरी सुन रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं बाबूजी। अब ऑटो वाला बोलता है, हाँ आप सही बोल रहे हैं, लेकिन यह थानेदार कवि भी है, मतलब वो कवि था। कवि सम्मेलन में कविता पढ़ता है और इसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती है, मतलब इसमें फीलिंग्स होती है। हाँ, तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ी जाता है, मतलब कुछ तो हल होता ही है। हाँ, तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए और हमें घर से निकाल दिया। अब मैंने शादी कर ली तो भैया भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। एक तो मैंने अब उनकी साली से शादी नहीं की थी, दूसरी जिस लड़की से की वह किसी और जाति की थी, मतलब हमारे ज्ञाति की नहीं थी, इसलिए हमको बाहर निकाल दिया घर से। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए? लेखक ने पूछा। तो ऑटो वाला बोलता है, हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निभा होना कठिन था, मतलब हम कहाँ रहते, पराये शहर में भले ही कोई अपमान तो न हो, मतलब कोई हमें अपमान तो नहीं करता, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है ना, जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उग्निन करता रहे। अब पूरा दिन उसको देखेंगे परिचित लोगों तो ये एहसास होगा कि हमने कुछ गलत किया है, उससे अच्छा है हम नए शहर में आ गए। तो लेखक बोलते हैं, हाँ सही कह रहे हो। तो ऑटो वाला बोलता है, तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, मतलब नए नए आए थे तो नौकरी तो तुरंत मिलने वाली नहीं थी। बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी से सहारे चल रहा हूँ। फिर ऑटो चलाना शुरू कर लिया। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। लेखक बोलते, तुम्हारा मन बहुत बड़ा है। बड़े बड़े लोगों को नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, मतलब जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो नारी के हित में बोलते हैं बहुत अच्छा, लेख कविताएं लिखते रहते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लिखने में आता है लेकिन उसके व्यवहार में नहीं आता। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दग्रस्त होने से बचा लिया था, उसकी जिंदगी तूने बचा ली और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक लगा दिया, तेने सम्मानपूर्वक उससे शादी की। अब ऑटो वाला बोलता है, बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला, मतलब वो लड़की भी बहुत अच्छी थी। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्राय मुझे संकटों से उबारती रहती है। मैंने तो एक बार उसको बचाया, लेकिन वो तो मुझे हर रोज़ बचाती है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया कि ये लड़का कितना अच्छा है। गाड़ी का समय हो रहा था। मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। हमको छोड़ने कहाँ आ गया? स्टेशन। उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। मैंने उसको 500 रुपये का नोट दिया। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी। अरे यह तुम्हारा पारिश्रमिक है, कोई दान थोड़ी ना दे रहा हूँ, मैं तुझे दान नहीं दे रहा हूँ, ये तो तेरी कमानी है। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया, मैंने माँ बाप को नहीं देखा है। कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए, आपके रूप में मुझे माँ बाप मिल गए, ऐसा मुझे लग रहा है। इस सुख के आगे पैसे का कुछ भी मोल नहीं है, इसके सामने पैसे कुछ नहीं है। पैसा तो और लोगों से भी कमा लेता हूँ, पैसा तो मुझे और जो गाड़ी में बैठते हैं वो भी देते हैं। तो लेखक बोलते, बेटे लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ? अगर तू मेरा बेटा है तो मैं तुझसे शोषण नहीं कर सकता। तो ऑटो वाला बोलता है, लेकिन यह तो बहुत है, 500 रुपये बहुत ज़्यादा है, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा, मैंने आपके साथ गलत किया ऐसा हो जाएगा।
यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। 300 रुपये उसने वापस लौटाने का दिए। तो लेखक बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। मतलब ऑटो वाला बोलता है कि मुझे इतना पराया ना कीजिए। हाँ, जब भी ग्वालियर आइएगा मुझे बुला लीजिएगा, मुझे फ़ोन कीजिएगा, मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही। तो लेखक बोलते हैं, लेकिन एक शर्त पर। हाँ, एक शर्त पर मैं तुझे बुलाऊंगा। तो ऑटो वाला बोलता है, वह क्या बाबूजी? तो लेखक बोलते हैं, ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। अब ऑटो वाला बोलता है, उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए, जैसे कह रहा हो। यह कैसी शर्त आपने रख दी बापूजी? तो लेखक बोलते हैं, कुछ क्षण बाद बोला, बापूजी आप फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूँ क्या, आपसे बात करता रहूँ? लेखक बोलते हैं, हाँ हाँ भाई, शौक से, मुझे अच्छा लगेगा तू मुझसे फ़ोन करेगा तो। ऑटो वाला पूछता है, लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। तो लेखक बोलते हैं, मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी का नाम है कामना। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आंखें में न जाने कितना अपनापन लिए हम निहारता रहा। मतलब कोई अपना मिल गया हो ऐसी लागणी हो रही थी। अब देखते हैं शब्दार्थ और टिप्पणी। यात्रा भीरु मतलब यात्रा से डरने वाला। अंटशंट मतलब मर्जी में आए ऐसा, निर्कुंस। आस्तवस्तिक मतलब आश्वासन, तसल्ली। वांछित मतलब इच्छा अनुसार। इंतजार मतलब प्रतीक्षा। वाट मतलब राह। अतिरिक्त मतलब उपरांत। छेड़ना मतलब उकसाना। खुशट मतलब अप्रिय। अधेड़ मतलब आधेड़ उम्र का, पौध जो वृद्ध होता है। हवालात मतलब जेल। अहम बात मतलब मुख्य बात। प्रीतिकर मतलब मन भावन। संवेदना मतलब पीड़ा। मसीहा मतलब देवदूत। उबारना मतलब बचाना, वहाँ तो बाहर निकालना। अब देखते हैं मुहावरे। पाला पड़ना मतलब कि संबंध जुड़ना। दूसरा है चुप्पी सी छा जाना मतलब शांति छा जाना। अनसमझ में पड़ जाना मतलब द्विधा में पड़ना, क्या करूँ क्या ना करूँ वो समझ में नहीं आता। निभा होना मतलब घर खर्च निकालना। उद्विग्न करना मतलब पीड़ा देना। तो हम देखते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है, लेखक को ग्वालियर क्यों जाना पड़ा? तो आंसर लिखिए। लेखक को एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। दूसरा क्वेश्चन है, लेखक के न कहने पर भी ऑटो वाला उनका इंतज़ार क्यों करने लगा? तो आंसर लिखिए। लेखक के न कहने पर भी ऑटो वाला उनका इंतज़ार करता रहा क्योंकि वह उन्हें होटल तक भी पहुंचाना चाहता था। तीसरा क्वेश्चन, लड़की ने मोहन से धिधियाते हुए क्या कहा? तो आंसर लिखिए। लड़की ने धिधियाते हुए मोहन से कहा, मुझे बचा लो। चौथा क्वेश्चन, मोहन लड़की से विवाह करने क्यों तैयार हो गया? आंसर लिखिए। लड़की सुंदर और परिचित थी। शादी न करे तो उसकी जिंदगी खतरे में थी। इसलिए मोहन ने उसे विवाह करने के लिए तैयार हो गया।
5वां क्वेश्चन, थानेदार की क्या विशेषता थी? थानेदार की क्या विशेषता थी? तो आंसर लिखिए। थानेदार की यह विशेषता थी कि थानेदार की यह विशेषता थी कि वह कवि भी था, वह कवि भी था और उसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती थी। लास्ट क्वेश्चन, मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से क्यों इनकार किया? मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से क्यों इनकार किया? तो आंसर लिखिए। मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने के लिए इनकार किया क्योंकि मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से इनकार किया क्योंकि लेखक दंपति से मिला प्रेम उसके लिए पैसों से बढ़कर था। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। उसमें फर्स्ट है, लेखक ने ऑटो वाले की बात को स्वीकृति क्यों दी? तो आंसर लिखिए। लेखक ने ऑटो वाले की जिद और आवाज़ में एक प्रकार का आकर्षण महसूस किया। उससे प्रभावित होकर उन्होंने उसके रिक्शा में बैठने की स्वीकृति दी। उससे प्रभावित होकर उन्होंने उसके रिक्शा में बैठने की स्वीकृति की। दूसरा है, मोहन की पारिवारिक स्थिति क्या थी? तो आंसर लिखिए। मोहन का घर आगरा में था। माँ बाप के गुजरने के बाद भाई ने उसकी परवरिश की थी। बड़ा भाई वकील था और शादीशुदा था। मोहन बीए पास करने के बाद नौकरी खोज रहा था। तीसरा क्वेश्चन, लड़की किस बात के लिए तैयार नहीं थी और क्यों? तो आंसर लिखिए। लड़की के माँ बाप उसे एक अधेड़ के हाथ बेच रहे थे। लड़की उस खुसट के साथ जाने को तैयार नहीं थी क्योंकि इससे उसकी जिंदगी बर्बाद होने की संभावना थी। चौथा क्वेश्चन, लेखक मोहन को बहुत बड़ा क्यों बताते हैं? आंसर लिखिए। बड़े बड़े लोग नारी हित की बातें करते हैं अल्पविराम, पर उन्हें व्यवहार में नहीं लाते। इसके बदले मोहन ने एक लड़की को पत्नी बनाकर उसे दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया। इसी मानवतापूर्ण साहस के कारण लेखक उसे बहुत बड़ा बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विस्तार से उत्तर दीजिए। उसमें फर्स्ट है, लेखक यात्रा से क्यों डरते थे? तो आंसर लिखिए।
लेखक यात्रा प्रिय नहीं थे। लेखक यात्रा प्रिय नहीं थे। यात्रा पर निकलते समय, यात्रा पर निकलते समय वे सोचते कि रास्ते में न जाने कैसे कैसे लोग मिलेंगे। रास्ते में न जाने कैसे कैसे लोग मिलेंगे। नए शहर के लोगों का कैसा व्यवहार होगा, कैसा व्यवहार होगा। सबसे अधिक परेशानी उन्हें ऑटो वाले के बारे में सोचकर होती थी। सबसे अधिक परेशानी उन्हें ऑटो वालों के बारे में सोचकर होती थी। नए शहर के ऑटो वाले मनमाना किराया मांगेंगे। इन्हीं कारणों से लेखक यात्रा से डरते हैं। इन्हीं कारणों से लेखक यात्रा से डरते थे। दूसरा है मोहन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आंसर लिखिए। मोहन बीए पास एक सुशिक्षित युवक है। उसकी आकर्षक और अपनेपन से भरी वाणी परायों को भी अपना बना लेती है। वह धन से अधिक आत्मीय संबंधों को महत्व देता है। संकट में पड़ी एक लड़की को अपनाकर वह अपने साहस और मानवता का परिचय देता है। उसे अपनाने में वह अपने पारिवारिक रिश्ते की बलि देने में भी संकोच नहीं करता। अपने इन्हीं गुणों के कारण मोहन लेखक की नज़रों में ऊंचा उठ जाता है। थर्ड क्वेश्चन, लेखक के साथ मोहन ने अपनापन कैसे जताया। तो आंसर लिखिए। मोहन ने शुरू से ही अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार से लेखक का दिल जीत लिया था। वह लेखक को बाबूजी और उनकी पत्नी को अम्मा कहता था। स्टेशन पर विदा होते समय लेखक ने उसे 500 रुपये देने चाहे तो मोहन ने लेने से इनकार कर दिया। लेखक और उसकी पत्नी को पाकर उसे लगा जैसे उसे माँ बाप मिल गए। उस सुख के सामने पैसे लेना तुच्छ लगा। पारिश्रमिक के पैसे लेने में उसे एक तरह का परायापन महसूस हुआ। लेखक को अपना फ़ोन नंबर देकर उसने उनसे संपर्क बनाए रखने का आग्रह किया। इस प्रकार लेखक के साथ मोहन ने अपनापन
जताया। अब है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित विधान किसने किससे और क्यों कहा वो आपको लिखना है। तो पहला है, इससे विवाह करना प्रतिकृत भी होगा और मानवीय भी। तो आंसर लिखिए। यह विधान मोहन ने थानेदार से कहा क्योंकि लड़की सुंदर और परिचित थी। दूसरा, भाई हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। तो आंसर लिखिए। यह विधान लेखक ने मोहन से कहा क्योंकि थानेदार ने लड़की की शादी करने में मदद की थी। तीसरा, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। यह विधान मोहन ने बाबूजी से कहा क्योंकि वे मोहन को आग्रह कर पैसे दे रहे थे। अब है क्वेश्चन नंबर 5 MCQ। सही शब्द चुनकर योग्य उत्तर दीजिए। तो पहला है, ऑटो वाले ने लेखक को नई जगह पर पहुंचा दिया क्योंकि। तो आंसर आएगा डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी। को। दूसरा है, बात करते हुए मोहन रुक गया और चुप्पी छा गई क्योंकि कोई अवांछित घटना घटी थी। तीसरा है, लेखक को मोहन की बात कहानी कथा सुन रहे हैं ऐसी लगी क्योंकि लेखक सोचने लगे कि कोई थानेदार ऐसा सहृदय व्यवहार कर सकता है। तीसरे में आएगा और चौथा है, मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि मोहन चाहता था कि उसे इतना पराया न समझा जाए। उसमें भी आएगा, मोहन चाहता था कि उसे इतना पराया न समझा जाए। अब एक क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित मुहावरों के वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला है, पाला पड़ना। तो डैश करके लिखिए। संबंध जुड़ना। वाक्य बनाइए। मुझे पता नहीं था कि तुम जैसे लोगों से मेरा पाला पड़ेगा। दूसरा है, अनसमझ में पड़ना। तो आंसर लिखिए। उलझन में पड़ जाना। वाक्य लिखिए। आप कहाँ इलाज कराएंगे? अल्पविराम। ऐसा पूछने पर पिताजी असमंजस में पड़ गए। तीसरा, दामन थाम लेना। तो सामने लीजिए। आश्रय लेना। वाक्य लिखिए। बड़ा भाई का दामन थाम कर वह शहर में रहने लगा। अब है, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द दीजिए। पहला है, वांछित तो अवांछित। दूसरा है, परिचित तो अपरिचित। तीसरा है, समस्या तो समाधान। मसीहा
तो शैतान, मसीहा तो शैतान, प्रीति तो नफरत, प्रीति तो नफरत, संतोष तो असंतोष, संतोष तो असंतोष, और शोषण तो पोषण, शोषण तो पोषण। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर है वो ख़त्म होता है। आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो लेक्चर ख़त्म होने के बाद पूछ सकते हैं और फिर बुक कंप्लीट रखिएगा। थैंक यू।